कि सॉलिड स्टेट क्या है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, उसका एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट। बेटा सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज होते हैं, लिहाजा जब इनके पार्टिकल्स का MFP मिनिमम होगा, मीन फ्री पाथ, दो एटम्स के दरमियान पाया जाने वाला डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस भी इसी को कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स यानी इनके मॉलिक्यूल्स एटम्स क्लोजली पैक होंगे, उनके दरमियान पाए जाने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग यानी प्रोमिनेंट होती हैं। और चूंकि पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो बेटा पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स एटम्स अपनी पोजीशन जगह नहीं छोड़ते, अपनी फिक्स जगह पर रहते हुए वाइब्रेट करते हैं। जैसे कि आपने स्पीकर तो वह जैसे जैसे वॉइस बढ़ाते जाओगे तो बेटा उसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, लेकिन अपनी जगह से लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मूवमेंट परफॉर्म करेगा। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। इस वजह से कि जब इसका बेटा शेप और वॉल्यूम फिक्स रहते हैं, डेफिनेट रहते हैं, तो वजह क्या है, मीन फ्री पाथ बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेहद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बुनियाद पर सॉलिड का वॉल्यूम और सॉलिड का शेप चेंज नहीं होते। ओके, अब हम आपसे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात को करने के बजाय एक अहम काम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसका नाम है सब्लिमेशन। देखिए, आप लोग ये बात जानते हो कि सॉलिड को आपने हीट किया, लिक्विड में जब तब्दील होना शुरू हुआ, ये प्रोसेस कहलाया फ्यूजन, ये प्रोसेस कहलाया मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड लिक्विड बनना स्टार्ट होता है उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड का गैसियस स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाना, गैस और लिक्विड दोनों एक्सिस्ट करें, इसको कहते हैं बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और गैसेस दोनों फॉर्म में रहे, जैसा कि पानी को बॉइल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर, वहां पर आपको वेपर्स भी उठते नजर आते हैं और बर्तन वेसल में लिक्विड वाटर भी मौजूद होता है। तो इक्विलिब्रियम आ गया बिटवीन लिक्विड एंड गैस, इज कॉल्ड बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर ये काम होगा उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन हमारी कायनात में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सॉलिड्स भी बनाए हैं कि जिन्हें गर्म किया जाए वो लिक्विड बने बगैर डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाते हैं। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड convert directly into gaseous state without taking the shape of liquid is called sublimation। और ऐसे तमाम सॉलिड जिनको बेटा सब्लिमेशन का प्रोसेस करवाना होता है उनको कहते हैं सबलाइन। तो नेफ्थलीन, कैम्फर, काफूर कहते हैं। नेफ्थलीन बेटा चूहे मार गोलियां, आपने आमतौर पर दादी अम्मा, नानी अम्मा के संदूक के अंदर सफेद सी गोलियां पड़ी देखी हैं, जिन्हें हम नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। इसी तरह से आपके पास एलम, जिसको उर्दू में फिटकरी कहा जाता है, और आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड, ये डायरेक्टली बेटा वेपर्स में चेंज होंगे ऑन हीटिंग। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। लिहाजा सॉलिड का लिक्विड बने बगैर डायरेक्टली गैस या वेपर्स में चेंज होना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन जो सॉलिड करते हैं उन सॉलिड्स को कहा जाता है सबलाइन। जैसे कि नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड, दे आर कॉल्ड सबलाइन। ये सॉलिड्स हैं। अमोनियम क्लोराइड बेटा NH4Cl। अब जरा सुनो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या है। सॉलिड्स दो टाइप्स के होते हैं, एक को नाम देते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे को नाम देते हैं एमोर्फस। अब बेटा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड का बेसिक डिफरेंस क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड possess definite geometrical shape, जैसे कि आपके घर में मौजूद NaCl, आपके घर में पाई जाने वाली शुगर, इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप है। दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि आटा, बेसन, सूजी, इसी तरह से बेटा मैदा, ये सब की सब चीजें जो स्फेरिकल के बजाय सर्कुलर मॉलिक्यूलर शेप में होते हैं, इन्हें कहा जाता है एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब है नो शेप। बेटा सॉलिड कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नंबर 2 एमोर्फस सॉलिड्स। और क्रिस्टलाइन का मतलब क्या कहलाता है, जिनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी उन्हें कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में पाए जाएंगे। एमोर्फस का मतलब है नो फॉर्म, इनके मॉलिक्यूल्स, इनके एटम बेटा रैंडम ऑर्डर में अरेंज होते हैं, लिहाजा इन्हें एमोर्फस सॉलिड, जैसे कि आपके पास रबर, प्लास्टिक्स, ग्लास, ये सब के सब एमोर्फस सॉलिड्स हैं। अब जरा याद रखिएगा
व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स। तो एमोर्फस सॉलिड्स में आपने इन चीजों को याद रखना है। ये वाला हिस्सा देखो जिसे कहा जा रहा है रबर, प्लास्टिक्स और गिलास। बेटा ये सब की सब चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इन्हें आप और हम क्या नाम देंगे? एमोर्फस सॉलिड का नाम देंगे, एमोर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज में आपसे एक बात पूछी जा सकती है कि बेटा गिलास आर द रिगार्डेड ऑफ सुपर कूल और हाईली विस्कस लिक्विड। आप ये बात जानते हैं, विंडो ग्लास हो बेटा या पानी पीने का शीशे का गिलास हो, इन्हें सुपर कूल लिक्विड्स का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सुपर कूल लिक्विड्स। मोर ओवर 1500 डिग्री सेल्सियस पर इनको मेल्ट करके एकदम ठंडा किया जाता है, लिहाजा दे आर कॉल्ड विस्कस लिक्विड्स और सुपर कूल लिक्विड्स। तो गिलास से रिलेटेड एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। अब बेटा बात कर रहे हैं, आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। क्रिस्टलाइन on the basis of forces of attraction between the particles, atoms, ions or molecules, a solid crystal can be classified into following। अब बेटा इनके जो टाइप्स का पार्ट आप देख रहे हो, इनके टाइप्स के पार्ट में नंबर 1 है मेटेलिक यानी एटॉमिक्स, सॉलिड्स या क्रिस्टल्स, आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवेलेंट यानी नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स और फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। ये क्लासिफिकेशन है, टाइप्स है किसकी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स है ये। अब बेटा मेटेलिक सॉलिड्स आमतौर पर मेटल्स में पाए जाते हैं। मेटल कंसिस्ट ऑफ एटम्स, these atoms are held together by metallic bonds। the valence electrons of the metal atoms are considered to be delocalized, leaving positive metal ions। the freed electrons move throughout the vacant spaces between the ions and are called electron gas or electron cloud। अच्छा, अब मैं आपको इसके बाद इन तमाम चीजों को एक तरीके से एक क्लिप के जरिए समझाता हूँ कि आखिर मेटेलिक बॉन्ड क्या है। ये बेटा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा मेटल्स में। याद रखिएगा, मेटल्स के एटम आपस से मिलकर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, जैसा कि नॉन मेटल्स बनाते हैं, लाइक क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आयोडीन आयोडीन या सल्फर के 8 एटम मिलकर अपना एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो सिचुएशन ज़हन में रखिएगा कि बेटा मेटल्स से मिलकर एलॉय तो बना सकते हैं, ठीक है, मगर कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। तो एक मेटल का एटम अपने ही जैसे दूसरे मेटल के एटम को अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन को नाम देते हैं मेटेलिक बॉन्ड। लिहाजा पहली क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप क्या कहलाई? मेटेलिक बॉन्ड के जरिए जो मेटल्स में पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एटॉमिक क्रिस्टल्स और एटॉमिक सॉलिड्स, राइट। अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज देखिएगा, ये एमसीक्यूज में हमसे पूछी जा सकती है। एक बार क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक सॉलिड्स यानी मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक लस्टर होती है, चमक दमक होती है उनमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट पास हो जाता है, मेलिएबल होते हैं बेटा, यानी इनकी प्रेस करने पर इनकी शीट्स बनाई जा सकती है जैसे चांदी का वर्क। डक्टाइल का मतलब इनके खींचने पर वायर बनाए जा सकते हैं। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है और बेटा इनमें एबिलिटी ऑफ डीफॉर्मिटी पाई जाती है। अब ये एबिलिटी ऑफ डीफॉर्मिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किस तरह से होती हैं, आइए जरा एक वीडियो क्लिप के जरिए इस चीज को देखते हैं, समझते हैं, ठीक है जी। अब ये पूरा मेटेलिक बॉन्ड कैसे होता है, करंट कैसे पास होता है, इस चीज को आपने मैंने विजुअलाइज करना है। देखो कि मेटल्स शाइनी सरफेसेस हैं, मैलिएबल है, डक्टाइल है, कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा इसकी वजह क्या होती है कि मेटल्स एटम्स के तौर पर अरेंज होते हैं। ये हर एक एटम है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है बेटा, लिहाजा इन्हें कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब जब लाइट इन पर सतह पर पड़ती है तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और जो चीज रिफ्लेक्ट करेगी वो सरफेस शाइनी सरफेस कंसीडर की जाएगी। पॉजिटिव आयन मेटल का न्यूक्लियस है और इसके अराउंड पाए जाने वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या फिर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समंदर। ओके, पॉजिटिव आयन इनके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स को कहा जाता है। अब इसमें साथ साथ देखो कि कैटाइन एनाइन, अगला टॉपिक पढ़ोगे आयोनिक क्रिस्टल्स। तो जब मेटल नॉन मेटल मिलकर आयंस बनाते हैं तो उनको आयोनिक क्रिस्टल्स का नाम दोगे। नॉन मेटल्स बेटा मिलकर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम और आप नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स या फिर कोवेलेंट क्रिस्टल्स का नाम देंगे।
अब ये मेटल्स शाइनी क्यों होते हैं, इसकी वजह अब आप इस पे यहाँ देखोगे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उनकी सरफेस से, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब की और जैसी बेटा एनर्जी खत्म हुई, इससे रेडिएट होकर अपनी एनर्जी को रिवर्ट बैक कर दिया, वापस दे दिया। इस वजह से ये चमक पैदा होती है। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। अब देखो जैसे टेम्परेचर कम है तो इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट कम है, और जब हमने टेम्परेचर ज्यादा देना शुरू किया तो इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट में इजाफा हो गया। इसका मतलब बेटा कि पार्टिकल्स ऑफ मेटल एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। अब देखो गुड कंडक्टर, ये एमसीक्यूज के तौर पर ये बात आ सकती है। देखिए अब मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। क्या हुआ, मेटल्स की लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे उन्होंने बेटा अपनी लेयर को आगे खिसकाना शुरू कर दिया और करंट के जरिए आने वाले नए इलेक्ट्रॉन उनके दरमियान में आ गए। इसीलिए दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ करंट एंड हीट एज वेल। तो बेटा ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसकी मेटल की लेयर्स के दरमियान मौजूद थे वो जगह छोड़ देते हैं और पीछे आने वाला करंट उन्हें मजीद आगे की तरफ लेकर चला जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसको ऑन कर रहा हूं। मेटल्स मेलिएबल हैं, यानी इनकी शीट्स बनाई जा सकती है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ब्रिटल होते हैं, जैसे नमक को चोट लगाई जाए तो चूरा बन जाएगा, शुगर बेटा चूरा बन जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान ताकतवर बॉन्ड आइंस के दरमियान है, लेयर्स के दरमियान नहीं होते। ये मेलिएबिलिटी की बताई जा रही है बात। जब इसको हैमर किया गया तो बेटा इनके पार्टिकल सिमट कर सुपड़कर शीट की शक्ल में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। अब मेटल्स डक्टाइल कैसे होंगी? जिनके वायर्स बनाए जा सकते हैं। अब वायर्स कैसे होंगे, लेयर बाय लेयर श्रेड की जा रही है, खींची जा रही है, तो देखो ये वायर्स में तब्दील हो जाएंगे। जब इसको नैरो सरफेस से खींचा गया तो बेटा लेयर सिमट कर एक दूसरे के पास चली गई और इस तरह से चीजें क्लोज होती चली जाती है। ये मेटल्स को वायर में तब्दील करने का नाम, इट इज कॉल्ड डक्टिलिटी और डक्टाइल, राइट। अब हम इसके बाद चलते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है जी। मेटेलिक बॉन्ड क्या है? अब देखो बेटा ये एक मेटल है, इस मेटल के एटम लेयर बाय लेयर थ्री डायमेंशनल अरेंज है और अपनी ही पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेट कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो। अब इनमें देखो ब्लू कलर की एक लाइट इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को जाहिर कर रही है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर रुके हुए नहीं है, मुसलसल हरकत अंजाम दे रहे हैं बिटवीन द लेयर्स ऑफ मेटल्स। इनको कहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा जब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक एटम दूसरे एटम के करीब से गुजरता है तो उसको लुक आफ्टर करता है, देखता है, इस वजह से इसे कहा गया है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव एनाइंस, यानी पॉजिटिव का नाम दिया जाता है बेटा कि ये कैटाइंस का चार्ज होगा, नेगेटिव का चार्ज होगा, ये लेयर्स के दरमियान जब ये चीजें वाइब्रेट करेंगी, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। तो बेटा पॉजिटिव आइंस कहलाते हैं न्यूक्लियस को, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम देते हो, और इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से लेयर्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट परफॉर्म करते रहेंगे, इट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। तो यूं सॉलिड क्रिस्टल्स के नाम पर पहला नाम आपने पढ़ लिया कि मेटेलिक क्रिस्टल्स या एटॉमिक क्रिस्टल्स क्या है। सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड बोथ आर सेम। आपने ये बात देख ली कि मेटेलिक सॉलिड्स में लस्टर, चमक दमक पाई जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी, और इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और ये एबिलिटी ऑफ डिफॉर्मिटी, डिफॉर्म हो सकते हैं। अब आ जाओ आयोनिक क्रिस्टल्स क्या है। बेटा आयोनिक क्रिस्टल्स में जब अपोजिट चार्ज आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयन, एक मेटल का आयन पॉजिटिव और एक नॉन मेटल का आयन नेगेटिव, आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए अटैच होंगे तो इसको नाम देते हैं आयोनिक क्रिस्टल। बेटा ये देखो इस आयोनिक क्रिस्टल में लैटिस प्रोड्यूस होती है। लैटिस के अंदर एक चीज देखो कि एक पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द 6 नेगेटिव आयन है, या एक नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द 6 पॉजिटिव आयंस पाए जाएंगे थ्री डायमेंशनल एस्पेक्ट के लिहाज से। तो आयोनिक क्रिस्टल इन एन
Ionic crystal lattice is made of positive and negative ions. These ions are held together by very strong electrostatic forces of attraction, और इस अट्रैक्शन की वजह से आयोनिक क्रिस्टल्स में बेटा ये वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, ऐसा तो एटॉमिक सॉलिड में भी था। गुड कंडक्टर इन फ्यूज्ड स्टेट और सॉल्यूशन, यानी ये कंडक्टर का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट। एटॉमिक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, कंडक्टर होते हैं। मेटल्स, मेटल्स को पिघला दो, मेटल्स को सॉलिड फॉर्म में रखो, करंट पास होगा तो कहलाएंगे कंडक्टर। लेकिन आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में करंट पास नहीं करते, इनको पिघला दीजिए, मेल्ट हो गए तो बेटा फ्यूज स्टेट में आ गए, मोल्टन स्टेट, फ्यूज स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन कंडीशन में करंट पास करते हैं। ऐसी कंडीशन चैप्टर 7 में पढ़कर आए थे, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इनडेफिनिट बेटा ग्रोथ होती है ब्रिटल, यानी बेटा चोट लगने पर ये चूरा हो जाएंगे, ये मेटल्स की तरह फैलते नहीं है। इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब है बेंजीन, केरोसिन ऑयल, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मगर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक क्रिस्टल्स बेटा आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे, कोवेलेंट क्रिस्टल्स। कोवेलेंट का मतलब दूसरा नाम है नॉन मेटल्स फॉर कोवेलेंट क्रिस्टल्स। जैसा कि आप लोगों के इल्म में ये बात मौजूद है कि अल्लाह ताला ने कार्बन, कोयले को 2-3 मुख्तलिफ शक्लों में बनाया है। हमारे सिलेबस में 2 नाम है, वैसे बेटा 4 तरह की हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकीबॉल्स और फ्लोरेसेंस, ग्रेफीन भी कहते हैं उसको। अगर आपके मेरे सिलेबस में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की गई, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने, तो जैसे कार्बन डायमंड की शक्ल में बेटा आ गया, इसी तरह से ग्रेफाइट, इन तमाम ये डॉट कार्बन के हैं, एक एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में पाया जा रहा है, जिसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो गए, बेटा इसको नाम देंगे कोवेलेंट क्रिस्टल्स। कार्बन एक नॉन मेटल है, इनके दरमियान ताकतवर फोर्स पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, बहुत आसान सी बात है इसको समझने के लिए। पानी लिक्विड फॉर्म में भी अल्लाह ताला ने बनाया है, समंदर में, झील में, दरिया में। इसी तरह से मॉइस्चर की शक्ल में हवा में मौजूद है, और बेटा सॉलिड फॉर्म में ग्लेशियर्स के ऊपर या फिर स्नो की शक्ल में जमीन पर आकर गिर जाता है। वैसे तो प्रैक्टिकली क्या चीज है, वो लिक्विड है, मगर आपने ये बात सोची है कि अगर हम इस चीज को ठंडा करके बर्फ की शक्ल में जमा लें तो बेटा मॉलिक्यूल होता है H2O। हालांकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल से कोवेलेंट कंपाउंड बनना चाहिए, मगर वो ओरिजिनली कोवेलेंट कंपाउंड जो आसानी से सॉलिड फॉर्म में तब्दील हो जाए, उसको फिर नाम देंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब बेटा इस मॉलिक्यूलर सॉलिड में आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखनी है, जैसा कि आयोडीन सॉलिड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बेटा ड्राई आइस का नाम देते हैं, और फिर आइस यानी कि बर्फ। ये सब के सब एग्जांपल्स है किसकी, मॉलिक्यूलर सॉलिड की। एक बार फिर सुन लो, एक बार फिर समझ लो। कोवेलेंट सॉलिड बहुत सारे नहीं है, सल्फर उसमें आता है कोवेलेंट क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है। इसी तरह से बेटा डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, ये आते हैं कॉर्बेंडम, ये डायमंड का एक और नाम है, जो ब्लैक कलर का डायमंड होता है लेकिन कहलाता है डायमंड है। डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दे आर द कोवेलेंट क्रिस्टल्स। SiO2 रेत, ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स है। जबकि ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गई, ये सब के सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंसीडर किए जाते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब हम इसके बाद आपसे जो बात करना चाहते हैं, पहले इस चीज को जरा समझिएगा कि आइसोमॉर्फिज्म क्या है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज समझनी होगी, और उस चीज को कहते हैं यूनिट सेल, और फिर यूनिट सेल्स के साथ साथ सेल डायमेंशन क्या है। देखिए, किसी भी एलिमेंट का टाइनी पार्टिकल, छोटा जर्रा जो मजीद छोटा नहीं हो सकता, उसे आप लोगों ने एटम्स का नाम दिया, एटम। जब हम किसी शक्कर, कोवेलेंट कंपाउंड को, जैसे शक्कर आपके पास मौजूद है बेटा, जब शक्कर को बारीक हिस्सों में पीसने की कोशिश करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर छोटे छोटे हो जाएंगे, उसे हम मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। तो किसी कोवेलेंट कंपाउंड का टाइनी पार्टिकल मॉलिक्यूल है। मगर जब मैं किसी आयोनिक कंपाउंड को, जब हम किसी आयोनिक कंपाउंड को पीसते हैं, जैसे NaCl, तो बेटा वो जो छोटा सा जर्रा पिसा हुआ निकलेगा, उसमें सोडियम का आयन भी मौजूद है और क्लोरीन का आयन भी मौजूद है, क्लोराइड का आयन, उसको कहेंगे यूनिट सेल। देखो, जैसे चैप्टर 1 में तुम्हें पढ़ा था एटॉमिक मास, फिर पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, पढ़ा था फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास किसके लिए था, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए था, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। और एटॉमिक मास किसके लिए था, एलिमेंट्स के लिए।
इसी तरह से एलिमेंट का टाइनी पार्टिकल छोटा जरा एटम है। कोवेलेंट कंपाउंड जब नॉन मेटल्स मिलकर कुछ सॉलिड बनाएंगे उसके टाइनी पार्टिकल को नाम देते हैं मॉलिक्यूल। और जब आयनिक कंपाउंड के नन्हे से जर्रे को अलग करोगे तो बेटा वो कहलाएगा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का काम आयनिक सब्सटेंसेस के लिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल शोइंग ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये डेफिनेशन के तौर पर पूछा जा सकता है। अब बेटा यूनिट सेल 7 मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं और इनका फर्क किस बुनियाद पर वाज़ेह होगा। हम कहते हैं इसको सेल डायमेंशन। मसलन पहले डायग्राम देख लो। देखिए ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये ऊपर मेरा बेटा वाई एक्सिस और ये नीचे की तरफ हमारा जेड एक्सिस। तो जनाब जो एक्स एक्सिस पर पैरामीटर आप नापेंगे ये रहा ए, इसको डायमेंशन का नाम देंगे ए। बेटा चौड़ाई जो नापते हो उसको नाम देंगे बी और जो ऊंचाई नापते हैं उसको नाम देंगे सी। जबकि देखिए एक्स और वाई एक्सिस पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं अल्फा। वाई और जेड एक्सिस पर बेटा जो एंगल बनता है उसको नाम देते हैं बीटा। जबकि जेड और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको नाम देंगे गैमा। इन्हें कहते हैं फेज एंगल। द थ्री एंगल्स बिटवीन द एजेस आर अल्फा, बीटा एंड गैमा। जबकि एक्स एक्सिस पर किसी चीज की पैमाइश की जाए तो उसको नाम देंगे ए। बेटा वाई एक्सिस पर जिस चीज को मेजर करेंगे उसको नाम देंगे बी और जो जेड एक्सिस पर पैमाइश करोगे उसका नाम है सी। तो ए बी सी और अल्फा बीटा गैमा तीनों को जब मिलाएंगे तो इट इज कॉल्ड सेल डायमेंशन। क्या नाम देंगे इसको आप लोग? सेल डायमेंशन। तो यूनिट सेल डायमेंशन कह दीजिए। और अगर अलग अलग का नाम दोगे तो सुन लो, ए बी सी दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स, ए बी सी आर कॉल्ड पैरामीटर्स। जबकि अल्फा बीटा गैमा दे आर कॉल्ड फेज एंगल। क्या कहलाएंगे ये? फेज। फेज नहीं है पी एच ए एस ई, फेज एंगल। ए बी सी और अल्फा बीटा गैमा मर्ज होकर क्या कहलाएंगे? सेल डायमेंशन। तो सेल डायमेंशन क्या है? यूनिट सेल का दूसरा नाम सेल डायमेंशन कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बाद क्रिस्टल सिस्टम को कैसे डिस्कस कर सकते हैं। आपने मेरे बेटे तरतीब याद रखनी है। जब आप तरतीब को याद कर लोगे तो ये आसान काम इंशाल्लाह याद करना आसान हो जाएगा। वो आसान काम क्या है? जब ए बराबर है बी के और बी बराबर हो सी के, ए बी सी तीनों आपस में बराबर हो, अल्फा एंगल 90, बीटा एंगल 90 और गैमा एंगल भी 90 हो, बेटा इस अरेंजमेंट का नाम है क्यूबिक अरेंजमेंट। क्या नाम है? क्यूबिक शेप, क्यूबिक क्रिस्टल, क्यूबिक यूनिट सेल। अब आपसे उसने कहा कि जी क्यूबिक की डायमेंशन बताइए, तो आपने कहा ए बराबर है बी बराबर है सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गैमा और गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको उसने ये सेल डायमेंशन दे दिया, यानी क्या चीज दे दी? ए बी सी ये चीज दे दी। उसने पूछा जी व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रिस्टल, आपने जवाब दे दिया क्यूबिक। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, डायमंड, दे आर कॉल्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। उसके बाद अगला नाम है टेट्रागोनल। बेटा इसको टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, टेट्रागोनल का नाम भी दे रहा है। टेट्रा मींस चार, गोनल का मतलब किनारे और हेड्रल का मतलब सतहें, चार सतहें। अब मुझे बताओ फर्क क्या नजर आ रहा है? चलिए मुख्तसर कर रहा हूं ताकि एक चीज को समझना आप सबके लिए आसान हो जाए। जी ए बराबर है बी और बी बराबर है सी, क्यूबिक। टेट्रागोनल में क्या है? ए और बी बराबर हैं मगर बेटा बी और सी आपस में बराबर नहीं। जैसे कि दूध का डब्बा देखिए उसको हम टेट्रा पैक कहते हैं क्योंकि वो टेट्रागोनल शेप में पाया जाता है। अल्फा बीटा गैमा 90 है बेटा, क्यूबिक अरेंजमेंट में अल्फा बीटा गैमा 90 है, टेट्रागोनल में भी अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री के एंगल पर पाए जा रहे हैं। अब जरा सुनो, ऑर्थोरोहम्बिक। ऑर्थोरोहम्बिक तीसरा नाम है, इसको याद रखना, सी टी ओ। तो बेटा सीटीओ का मतलब है क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोहम्बिक। इन तीनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है? अल्फा बीटा गैमा 90 है, टेट्रागोनल में भी, ऑर्थोरोहम्बिक में भी और क्यूबिक में भी। और क्यूबिक में क्या है? ए बी सी तीनों बराबर हैं। टेट्रागोनल में ए और बी बराबर है मगर बी और सी आपस में बराबर नहीं। जबकि ऑर्थोरोहम्बिक में ना ए बराबर है बी के और ना बी बराबर है सी के। तो ए बी सी
तीनों की तीनों डिफरेंट साइज में मौजूद है। रोहम्बिक सल्फर इसकी एग्जाम्पल है। अब उसके बाद आएगा THM। अब बेटा THM का मतलब क्या है? THM, टी का मतलब है ट्राइगनल, देखो दूसरा नाम है रोहम्बोहेड्रल। ट्राइगनल कहिए, रोहम्बोहेड्रल कहिए, एक ही बात है। ऊपर इन तमाम के एंगल सेम थे, अल्फा बीटा गामा 90 था, अल्फा बीटा गामा 90 था। किसकी बात कर रहा हूँ? क्यूबिक, टेट्रागोनल और तो रोहम्बिक। अब बेटा अब देखो इनमें तीन चीजें आपको सिमिलर नजर आएंगी। क्या? ट्राइगनल में ए और बी और सी बराबर है जैसा कि क्यूबिक में थे। हेक्सागोनल में ए और बी बराबर है मगर बी और सी आपस में बराबर नहीं, जैसे टेट्रागोनल में था। मोनोक्लिनिक बेटा जैसे कि अभी आपने पढ़ा नंबर थर्ड वाले को ऑर्थोरोहम्बिक का नाम दिया था, तो ऑर्थोरोहम्बिक में क्या था? ए ना बराबर बी के है और ना बी बराबर सी के है। अब जो THM का नाम दे रहा हूँ, टी का मतलब ट्राइगनल, एच का मतलब हेक्सागोनल और एम का मतलब है मोनोक्लिनिक। अब बेटा इनके फेज एंगल चेंज। नमक पारा ट्राइगनल कहलाता है, अल्फा बीटा गैमा इनमें से कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। हेक्सागोनल अरेंजमेंट के लिए बेटा हेक्सागोनल में अल्फा बीटा तो 90 है, अगर गैमा क्या होगा? 120 डिग्री, तो लिहाजा ये शेप कराएगा हेक्सागोनल अरेंजमेंट। मोनोक्लिनिक के अंदर बच्चे आपके पास छठे नंबर पे ए ना बराबर बी के है ना बी बराबर सी के है, तीनों आपस में एक दूसरे से अलग है, मुख्तलिफ है, मगर अल्फा गैमा 90 है बट बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। इस तरीके से ये आपने 6 टाइप की क्रिस्टल्स पढ़ी। उसके बाद आ जाओ ट्राइक्लिनिक अरेंजमेंट किसे कहते हैं? ट्राइक्लिनिक बेटा ये डिफेंस वाले लोग हैं ना, आवे कावा बावे का बाबा सब बिगड़ा हुआ है, ना ए बराबर है बी के और ना बी बराबर है सी के, ना अल्फा 90 ना बीटा 90 और ना ही गैमा 90। तो अल्फा बीटा गैमा ये सब के सब 90 के बराबर नहीं है, ना अल्फा बीटा के बराबर है ना बीटा गैमा के बराबर है, यानी सब के सब ये 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। इस तरह से ये तुम्हारे पास ट्राइक्लिनिक की अरेंजमेंट तुम्हारे सामने आ गई। अब देखो जो चीज मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म का मैं टॉपिक समझाना चाहता हूँ, जरा इस पर गौर कर लीजिएगा। इस पर तुम्हें कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O मोनोक्लिनिक में भी लिखा नजर आ रहा है और बेटा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O ट्राइक्लिनिक में भी लिखा नजर आ रहा है। तो बेटा एक कंपाउंड एक से ज्यादा शक्लों में पाया जा रहा है, इसको आइंदा जाकर नाम देंगे पॉलीमॉर्फिज्म। लिहाजा दो छोटी छोटी डेफिनेशंस अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब आपको व्हाट इज आइसोमॉर्फिज्म? बेटा when different compounds have same crystalline structure they are said to be isomorphous और this phenomenon is known as isomorphism। आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म, तो एक जैसी शक्ल वाले। अब देखिए जैसा कि जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट बेटा ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, जैसे सिल्वर क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड बेटा इन दोनों की शक्लें एक जैसी है, कंपाउंड डिफरेंट है। कंपाउंड डिफरेंट हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, मगर उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम हो, तो बेटा कहलाएंगे आइसोमॉर्फस यानी हम शक्ल। आइसो का मतलब सेम, मॉर्फस का मतलब शक्ल, क्या कहलाया? हम शक्ल। तो जैसा कि जिंक सल्फेट और निकल सल्फेट बेटा दोनों के दोनों एक दूसरे की क्या है? आइसोमॉर्फस कंपाउंड है। आइसोमॉर्फस जिंक सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विद NiSO4 both forming orthorhombic crystal। सही, आइसोमॉर्फिक। अब आ जाइए पॉलीमॉर्फस या पॉलीमॉर्फिज्म। अभी तुमने कुछ देर पहले पढ़ा था कॉपर सल्फेट को आपने दो अलग अलग शक्लों में देखा था, एक को नाम दिया था मोनोक्लिनिक और एक को नाम दिया आपने ट्राइक्लिनिक। एक बार फिर देख लीजिए। देखो एक कॉपर सल्फेट मोनोक्लिनिक शक्ल में और एक ट्राइक्लिनिक की शक्ल में है, तो बेटा कंपाउंड तो एक है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, मगर शक्लें क्या है? मुख्तलिफ है, अलग अलग है। तो लिहाजा अब हम और आप पॉलीमॉर्फिज्म की बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक सब्सटेंस a substance is said to be polymorphous when it can have more than one crystalline form। एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाए, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म और बेटा इसको नाम देंगे पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसेस है और वो कंपाउंड कहलाएगा पॉलीमॉर्फस। अब देखो ये एमसीक्यूज में तुमसे पूछा जा सकता है।
सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट के दो एग्जाम्पल याद रखना। सिल्वर नाइट्रेट ऑर्थोरोहम्बिक फॉर्म में भी है और ट्राइगनल क्रिस्टल फॉर्म में भी पाई जाती है, यानी किसमें है, ऑर्थोरोहम्बिक भी है और ट्राइगनल क्रिस्टल की शक्ल में पाया जाता है। तो एक कंपाउंड एक से ज्यादा शक्ल में पाया जाएगा, पॉलीमॉर्फस कहलाएगा। प्रोसेस को नाम देंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। जबकि अगर डिफरेंट कंपाउंड एक जैसी शक्ल में पाए जाएं तो बेटा उसे नाम दिया जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखते हैं और आइसोमॉर्फिज्म की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ये हैं कि बेटा उनकी क्रिस्टल सेम होंगी। क्या होंगी? उनकी क्रिस्टल सेम होंगी। अगर उनका सॉल्यूशन फॉर्म किया जाए तो बेटा सॉल्यूशन मिक्स कर दिया जाए तो हम फर्क नहीं कर सकते कि वो NaCl की क्रिस्टल कौन है और AgCl की क्रिस्टल्स कौन है। वो कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। डिफरेंट कंपाउंड जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं मगर उनका शेप एक जैसा है, वो कहलाएंगे हम शक्ल आइसोमॉर्फस और प्रोसेस कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। लेकिन अगर एक कंपाउंड एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाएगा तो उसको बेटा नाम देंगे क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। और बेटा अभी तुमने कुछ देर पहले एक बात पढ़ी थी कि कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट दो शक्लों में पाया जाता है। जब ये दो शक्लों में बेटा एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट तो उसको नाम देते हैं एलेट्रॉफी। तो लिहाजा कंपाउंड अगर एक से ज्यादा शक्लों में पाया जा रहा है तो उसको नाम दिया आपने पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर एलोट्रॉफी की बात करूं, एलेट्रॉफी, एलेट्रॉफी क्या है? द एक्सिस्टेंस ऑफ existence of an element in different crystalline form is called allotrophy, and the crystals are called allotropic form और allotropes। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर कार्बन। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में बेटा मौजूद होता है उस प्रोसेस को नाम दोगे एलेट्रॉफी। और अगर एक कंपाउंड एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाएगा तो उस प्रोसेस का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। एलेट्रॉफी किसके लिए होती है? एलिमेंट्स के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म होता है किसके लिए? कंपाउंड के लिए। आइसोमॉर्फिज्म किसके लिए होता है? कंपाउंड के लिए। अगर दो डिफरेंट कंपाउंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है, प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म और वो कहलाएंगे आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस। और अगर एक कंपाउंड एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाएगा इस प्रोसेस को नाम देंगे पॉलीमॉर्फिज्म और वो कंपाउंड जो एक से ज्यादा शक्लों में मौजूद है इट इज कॉल्ड आइसो पॉलीमॉर्फस। और अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा शक्लों में पाया जा रहा है इस प्रोसेस का नाम है एलेट्रॉफी और वो शक्लें कहलाएंगी एलेट्रॉपिक फॉर्म्स और एलेट्रॉप। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलिमेंट, दे आर कॉल्ड एलेट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है जी।